अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे मज़े से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो हियर इज़ माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला एंड द प्रीवियस नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल वाज साइक स्टूडेंट। जो बच्चे, मैंने कहा आप लोगों को नहीं पता हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिए। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे कोर्स कोड PSY402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। और इसमें भी इंशाल्लाह हम लोग 45 जो लेक्चर्स हैं वो कवर करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स की तरह, प्रीवियस सब्जेक्ट्स की तरह। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जितना भी शार्टली कंसेप्ट डिलीवर कर सकूं मैं करूं। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग हमारे लेक्चर सुनते भी हैं, आप लोग वीडियो के लेक्चर्स नहीं सुन सकते, वो ज़्यादा लेंथी होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट जिसकी आपको अच्छे से समझ नहीं आती, लेकिन आप सुन तो लेते हैं ना उस क्वेश्चन को, आप उसे जाके अपने LMS में अपनी क्लास के नीचे कमेंट किया करें। उसका आंसर आपको आपके टीचर ज़्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे, बजाय ये कि हम करें। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि हमें सब कुछ आता है, मैं आपको वाज़ तौर पर सही बात बता रही हूँ कि अगर आप ये लेक्चर सुन तो लेते हैं हमारे, लेकिन अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप अपने LMS में जाकर अपने टीचर से पूछेंगे, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। और इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे, और इस कोर्स का क्या कंटेंट है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम क्या करेंगे कि हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह फेमिलियर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को फील्ड में। ठीक है, और क्या टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की, और किस तरह हम कोग्निटिव प्रोसेस को समझ सकेंगे और इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस को एंड डेवलप करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस को। और इस कोर्स के बाद आप क्या होंगे कि आप समझ सकेंगे, डिस्क्राइब कर सकेंगे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिफरेंट प्लान एंड डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आने वाली चीजें, आप लोग पढ़ेंगे भी, तो यहाँ हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। और इसके अंदर हम सेंसेस को भी स्टडी करेंगे, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम्स एंड अदर थिंग्स। तो टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2, इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या एम्स हैं। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस बेसिकली क्या होता है कि नॉलेज गेन करना। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी साइंस के जाविये में आता है। और ये किस तरह आता है, जब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। करेक्टरिस्टिक्स जो मेन स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है एम्पिरिकल। इम्पेरिकल क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड्स किस तरह एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं, किसी भी दूसरे मीन्स ऑफ नॉलेज पर नहीं रिलाई करते। ठीक है, मतलब आप एक्सपीरियंस को टेस्ट करते हैं। और जो साइंस है वो भी एक एम्पिरिकल साइंस है, जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस को, किसी भी एक्सपीरियंस को टेस्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक नॉलेज को गेन करने का एक वे है। ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन अपने रिजल्ट्स को गेन करते हैं। मतलब आप भी ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, और कोई और भी वैसे ही ऑब्जर्व करके रिजल्ट्स निकाल सकता है, एंड मे बी देयर रिजल्ट्स आर चेंज। अगर आपके रिजल्ट्स कुछ और आए हैं तो जो दूसरा इंसान उसको स्टडी करेगा उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो, क्योंकि हर इंसान की सोच और नजरिए में फर्क होता है। एंड द सेल्फ करेक्टिंग, वही बात जो हमने ऑब्जेक्टिव में देखी कि साइंस इज ऑलवेज सेल्फ करेक्टिंग। अगर आपने कोई एक चीज रिसर्च की है, उसके आपके पास रिजल्ट्स निकले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ टाइम के बाद कोई दूसरा साइकोलॉजिस्ट, कोई दूसरा साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसके ऊपर स्टडी करता है, उसके रिजल्ट्स कुछ और निकलते हैं, देन यू नो दैट कि आपकी जो प्रीवियस थ्योरी थी वाज रॉन्ग। ठीक है, मतलब आपने रिजल्ट्स निकाले, लेकिन अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, कोई और अगर उसको उसके रिजल्ट्स निकालता है और रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, इट मीन्स प्रीवियस थ्योरी वाज रॉन्ग, बिकॉज रिजल्ट्स कैन बी डिफरेंट, सो वी हैव टू करेक्ट इट, दैट्स व्हाई इट्स सेल्फ करेक्टिंग। ठीक है, मतलब इट कीप चेंजिंग, improving and becoming more factual as new findings come. And the other is progressive.
प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि आप न्यू एविडेंस को ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी देखा कि नई एविडेंस भी आती है, तो अगर वो नई एविडेंस आपको ठीक लग रही है या ज्यादा बेहतर लग रही है, तो आप उसको प्रीवियस नॉलेज जो आपके पास है उसके अंदर आप उसको ऐड करेंगे एंड टेक इट टू फॉरवर्ड। ठीक है, और इसे अगले स्टेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि दोबारा पीछे स्टडी करने लग जाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग अपॉन व्हाट वी ऑलरेडी नो। टेंटेटिव, टेंटेटिव में क्या होता है कि इट नेवर क्लेम्स कि ये आखिरी सच है जो भी आपने थ्योरी की है या जो भी आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, बिकॉज लाइक एवरी साइंस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज आल्सो वन वे ऑफ नॉलेज, वन वे ऑफ नोइंग। ठीक है, देर आर मेनी वेज ऑफ हैविंग नॉलेज एंड साइंस इज वन ऑफ देम। अगला है हमारे पास परसिमोनियस। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज की सिंपल तीन एक्सप्लेनेशन करते हो। ठीक है, किसी भी चीज का सिंपल तीन किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, ये एक साइंस का असूल है कि अगर आपके पास सिंपली आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप उसे सिंपली एक्सप्लेन करेंगे, बजाय ये कि आप किसी कम्प्लेक्स स्टडी की तरफ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप बाई देखते हैं, कोई बंदा आता है, कोई भी शख्स आता है और वो गीला है, और आप साथ ये भी देखते हैं कि बारिश हो रही है, तो आपके सिंपली माइंड में ये आएगा कि बारिश हो रही है इसलिए वो गीला है। ठीक है, लेकिन आप उससे ज्यादा कम्प्लेक्स की तरफ जाएं और सोचना शुरू करें कि शायद ये रास्ते में आ रहा था, इसके ऊपर पानी का गिलास किसने फेंका और ये गीला हो गया, तो इट्स नॉट ट्रू। सिंपल तरीके से जो चीजें आपके माइंड में आती हैं उसके मुताबिक हम, साइंस का ये असूल है कि हम इसको पढ़ते हैं। अगर वहां उस स्टेज पे उस प्रॉब्लम को आप नहीं सोल्व कर पा रहे, देन यू मूव टू कम्प्लेक्स सिचुएशंस। कंसर्न विद थ्योरी के जो भी साइंस है या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इनका मेजर कंसर्न होता है कि आप किस तरह थ्योरी को डेवलप करते हैं, कि आप ये देखते हैं कि चीजें हो कैसे रही हैं, क्यों हो रही हैं। वो एक थ्योरी बनती है, फिर जो वो थ्योरी होती है वो इन चीजों को एक्सप्लेन करती है कि चीजें किस तरह और कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट इज इम्पिरिकल अप्रोच। मुझे लग रहा है कि लेक्चर हमारा काफी लेंथी हो जाएगा। इम्पिरिकल अप्रोच, इसमें क्योंकि काफी ज्यादा कंसेप्ट वाली चीजें हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, अच्छा कंसेप्ट दूं, ताकि आगे आप लोगों के लिए मसला ना हो। इम्पिरिकल अप्रोच, साइंस यूजेस एन एम्पिरिकल अप्रोच। और ये जो एम्पिरिकल अप्रोच होती है ये बताती है कि हमें किस तरह हम नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, किस तरह हम डिफरेंट सेंसेस से नॉलेज लेते हैं, कि टच करके, हेयर करके, टेस्ट करके हम चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ और कोग्निटिव प्रोसेस, ये हम सब जानते हैं। और फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि इट में भी ओवरलैप बिटवीन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी। ओवरलैप क्या होता है कि मतलब दोनों डिसिप्लिन्स एक ही जैसी चीज़ों को स्टडी करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में इंटरेस्ट लेते हैं, हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं और फिर उसको प्रूफ या डिसप्रूव करते हैं। और ये डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन एंड एनिमल्स आ जाते हैं, एंड इंक्लूडिंग सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन एटसेट्रा। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो होती है वो अप्लाई की जा सकती है डिफरेंट एरियाज में, सच एज चाइल्ड, सोशल, पॉजिटिव एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी भी। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इसमें ज्यादातर फोकस किया जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, कि वो एक्सपेरिमेंट किए जाएं जो कंट्रोल्ड हो, जिनमें आपका सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल हो, टेस्ट पे कंट्रोल हो, ताकि आपके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स वैसे ही निकले जैसा कि आप चाहते हैं। टॉपिक नंबर 3 इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखेंगे कि ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहीं शुरू हुई होगी किसी जमाने में, बहुत अरसा पहले। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास, जो कि हरमन एम्बिगस। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। मीन्स दैट इसका माजी तो बहुत प्री हिस्टोरिक है, पता नहीं कब से इंसानी जहनों और बिहेवियर्स को स्टडी किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो हुई है वो इतनी लंबी नहीं है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ओरिजिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बात हो रही है कि साइकोलॉजी जितनी भी उभरी है, जितनी भी सामने आई है, वो फिजियोलॉजी और फिलॉसफी की कॉम्बिनेशन से उभरी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है ड्यूअलिज्म थ्योरी की। ड्यूअलिज्म थ्योरी कहती है कि माइंड और बॉडी जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, जैसे स्टार्ट में हमारा जो बॉडी था उसको बायोलॉजिकल साइंसेस स्टडी करती थी, एंड माइंड जो है वो फिलॉसफी के डिफरेंट जावियों को बताता था, माइंड को स्टडी करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन चीजों को देखा जाने लगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं।
डेकोरेट्स हैं, जैसे कि इन्होंने एक आइडिया दिया और ये कहा करते थे अपने बारे में कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं जिंदा हूँ। ठीक है। और इनका मानना था कि जो बॉडी है ये अफेक्ट करती है माइंड को, और माइंड इन्फ्लुएंस करता है बॉडी को। ठीक है। तब तो इनकी बात को इतना नहीं माना गया, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो ये काफी ज्यादा इसके बारे में स्टडी सामने आई कि जब हमारी बॉडी को कोई पेन होता है तो हमारा माइंड उसको कैच करता है। ठीक है। और हमारे माइंड पे उसका असर होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, वी फील स्ट्रेस, वी फील पेन, हमारी नींद खराब होती है। ठीक है। डार्विन्स रेवोल्यूशन थ्योरी में भी जब इन बातों को, इन रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट लिया गया, तो फिर एक बायोलॉजी और साइकोलॉजी में रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। ठीक है। और 1900s में साइकोलॉजिस्ट ने नेचुरल साइंस को इस्तेमाल करते हुए, नेचुरल साइंस के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन माइंड को एक्सप्लेन करना और एनालाइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, कि किस तरह जो हमारी जो सेंसेशंस हैं उनको हम अपने माइंड से फील करते हैं। और फिर साइकोलॉजी को एज अ साइंस ये उभर कर सामने आई, और डिफरेंट नेचुरल और फिजिकल साइंसेस की डेवलपमेंट्स हुई। और जो अर्लीस्ट साइकोलॉजिस्ट थे उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो इसको, साइकोलॉजी को, मतलब एज अ साइंस प्रूव कर सके। लेकिन जब एज अ साइंस साइकोलॉजी को देखा जाने लगा तो इसकी फिलासफी इससे ब्रेक हो गई। ठीक है, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट था वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। और फिर इन सब चीजों में एक प्रॉब्लम भी आया। जो प्रॉब्लम क्या था कि ह्यूमन माइंड इज स्टडिंग इट्स ओन मेंटल प्रोसेस, कि ह्यूमन माइंड ही ह्यूमन माइंड को स्टडी कर रहा है। ठीक है। कि ह्यूमन एक अगर कोई एक ह्यूमन माइंड को स्टडी करने जा रहा है तो उनका लेवल तो सेम होगा। तो ह्यूमन माइंड ही किसी अपने ही मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर रहा है। तो ये शायद एक साइंस में बहुत बड़ा, जो आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी था, लेकिन शायद ये साइंस का प्लस पॉइंट भी था हमारी साइंस का। ये जो नीचे तमाम बताए गए हैं थ्योरी आपको नजर आ रही है, ये सिंपल कुछ साइकोलॉजिस्ट के नेम हैं और उनके काम हैं। अब हमने जो मिड टर्म का सिलेबस है वो ज्यादा इस हवाले से स्टडी करना है कि एमसीक्यूज को हम अच्छे से तैयार कर सकें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है और काफी ज्यादा एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। 23 नंबर तो आपको एमसीक्यू से मिल जाते हैं अगर आपके एमसीक्यूज ठीक हों तो। इसलिए मैंने जितनी भी चीजों को हाईलाइट किया वो एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उन्हीं के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और ये जितना भी आपको इस कलर में हाईलाइटेड चीजें नजर आ रही हैं वो एमसीक्यूज के लिए मैंने हाईलाइट की हैं। और जो येलो में होगी वो चीजें होंगी जो मैं आपको वैसे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही होंगी। ठीक है। अब ये जो थ्योरी आपको सामने नजर आ रही है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अर्ली पीरियड, ये ज्यादातर एमसीक्यूज ही हैं। और यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट अटैच हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो भी चीजें ऊपर दी हैं वो इन शॉर्ट इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। हरमन जो थे, इन्होंने क्या किया था, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने न्यूरल इम्पल्सिस की स्पीड को मेजर किया, सेंसिस को स्टडी किया। वेबर ने नोटिसेबल डिफरेंस, जो वेबर्स का लॉ था, फेचनर ने फेचनर्स का लॉ, जिसको इन्हें साइको फिजिक्स का फाउंडर भी कहा जाता है, वनडेड फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की इन 1879 में। और हरमन के जो भी बुक्स और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए मेमोरी पे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 5, द नेचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। नेचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि साइंस जो है वो बेसिकली एक मेथड है कि हम नॉलेज को किस तरह गेन करते हैं। यहाँ पे टू वेज हैं, नॉन इम्पेरिकल मेथड जो कि नॉन साइंटिफिक मेथड होता है, और इम्पेरिकल मेथड जो कि एक साइंटिफिक मेथड होता है। नॉन इम्पेरिकल मेथड बेस करता है, ये बेस नहीं करता एक्सपीरियंस पे। मतलब कि हमें नॉलेज तो देता है लेकिन एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नहीं आता नॉलेज। अब उर्दू में एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों को तजर्बा कहते हैं, तजर्बाती साइंस कहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है, कि जो हमें तजर्बा हुआ है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब वो है कि जो एक साइंसी मश्क एक खास तरीके से हमने की, अपनी मर्जी से की, वो तजर्बा हमें हुआ नहीं, हमने वो तजर्बा खुद डिजाइन किया। ठीक है। और ये रिले कर रहा है अथॉरिटी पे और इंटुइशन पे। ठीक है। अथॉरिटी मतलब हमें उस चीज का नॉलेज तजर्बे से हासिल नहीं हुआ, किसी साइंटिफिक तरीके से हासिल नहीं हुआ, हमने किसी की अथॉरिटी पे उसे तस्लीम किया। ये नॉलेज का एक तरीका है और बहुत बड़ा हिस्सा इस नॉलेज का इस अथॉरिटी पर बेस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया जाता है कि आप इस रिलीजन में पैदा हुए हैं, ये आपके फादर हैं, ये कोई साइंटिफिकली आप इसको प्रूव नहीं करते, आप इस चीज को तस्लीम करते हैं, आप इस चीज को मानते हैं। ठीक है। और फिर इनोवेशन, बहुत सी इजादात, क्रिएशंस, इनोवेशंस
वो पहली इंटुइशंस पर ही बेस्ड थी। बाद में इसकी थ्योरी बनी और इस पर तजर्बा हुआ। समवन फील्स लाइक एज नॉलेज हैज बीन गिवन टू देम थ्रू इंटुइशंस। ठीक है। थ्योरी इस पर ट्रेडिशनल थ्योरी भी है कि इंटुइशंस भी इंसान के अंदर इसी तरह होती हैं जिस तरह उसके अंदर ख्वाब आते हैं या ख्यालात आते हैं। और एम्पिरिकल मेथड जो होते हैं वो बेस करते हैं लॉजिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस पे। लॉजिक मतलब रीजनिंग पे, हर चीज की रीजन की ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ। साइंटिफिकली आप प्रूव करते हैं, साइंटिफिकली आप पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं उस चीज को। ठीक है। और साइंस एक एम्पिरिकल मेथड ऑफ नॉलेज है। फिर आगे गोल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स बताए हुए हैं कि आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले कि आप, ये आपको डिस्क्राइब करता है। ठीक है। जब भी साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, फिर ये आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। और उसके बाद ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि ऐसा होता क्यों है। और सबसे एंड पे अगर ये पता चल गया कि इस वजह से ऐसा होता है, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर चेंज ला सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में आता है। और इनके अब एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि डिस्क्रिप्शन में कि आपके, अगर कोई एक मदर है, उसका बेबी रो रहा है, तो वो उसको कैसे, उसको काम डाउन करेगी। ठीक है। डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि फॉर एग्जांपल एग्रेशन हमने देखा कि लोग सीखते हैं दूसरों से। तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसके बारे में। प्रिडिक्शन में क्या होगा कि कहा जा रहा है कि ये एक प्रिडिक्शन है कि जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ली होती है उनका एग्जाम ज्यादा अच्छा होता है। एंड द कंट्रोल इज कि अगर ये कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है उससे ट्वाइस अगर वो शेयर करता है तो उसकी एंग्जाइटी कम होती है, तो क्या ऐसा होता है कि अगर उससे ट्वाइस लेने जाए तो उसकी एंग्जाइटी कम हो। तो ये हमारे कुछ गोल्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स थे। यहाँ पे हमारा खत्म होता है लेक्चर नंबर 1। आई थिंक काफी लेंथी भी हो गया, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि मैं अच्छे से, क्या साइंस क्या होता है, किस तरह एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वजूद में आई, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसके गोल्स हैं। ठीक है। किस तरह की नेचर में ये वर्क करती है, किस तरह ये एम्पिरिकल साइंस के तौर पर काम करती है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आता, आप लोग मुझे भी कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, और अपने एलएमएस में अपने टीचर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।